नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? ज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हिंदी शिक्षक कुलदीप नागर आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में वर्णमाला को समाप्त कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे, जो नया टॉपिक लेंगे, उसका नाम संज्ञा है। तो हम आ जाइए, आप सब जल्दी जुड़ जाइए। संज्ञा को हम बिल्कुल विस्तार से और समझ के साथ, बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पूरी तरह से संज्ञा आराम से अच्छे से समझ में आएगी। तो करते हैं शुरुआत। जैसे संज्ञा का मतलब तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो हम आज संपूर्ण तरह से इसकी जानकारी हासिल कर लेंगे। संज्ञा का मतलब मूल रूप से नाम होता है। हमको कोई परिभाषा याद नहीं रखनी, कोई डेफिनेशन हमको याद नहीं रखनी। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि संज्ञा का अर्थ ओनली नाम होता है, ठीक है। क्योंकि इस धरातल पर ऐसा कोई जीव, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है, और जिसका नाम है उसमें संज्ञा विद्यमान है, ठीक है। तो संज्ञा का अर्थ मूल रूप से नाम होता है, ठीक है। संज्ञा में सम उपसर्ग है, संधि इसमें व्यंजन है, ठीक है। अगर हम संज्ञा का विच्छेद करें तो समधन ज्ञा है, ठीक है। तो देखिए आप, संज्ञा का सामान्य अर्थ नाम या सबका नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सम्यक धन ज्ञान, ठीक है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम्यक धन ज्ञान। अब सम्यक का मतलब होता है उचित। क्या होता है? उचित, पूर्ण, और या फिर अच्छी प्रकार से, ठीक है। अब देखिए आप, संज्ञा जो शब्द है, संज्ञा संज्ञा जो शब्द है, इसमें सम सम उपसर्ग है और संधि व्यंजन है। कौन सी है? व्यंजन। संज्ञा शब्द में व्यंजन संधि है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंतर्गत इसका जो विच्छेद है, विच्छेद वो है समधन ज्ञा। अब आप देख सकते हो इसमें व्यंजन संधि किस तरह से हो रही है, क्योंकि जहाँ व्यंजन और स्वर होते हैं, प्रथम वर्ण व्यंजन और सेकंड वर्ण अंतिम वर्ण स्वर, वहां पर संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संज्ञा 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 के जो भेद हैं वो तीन है। मूल रूप से संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं, और अध्ययन की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद है, ठीक है। तो आइए हम एक एक को देखते हैं। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक, ठीक है। जातिवाचक के दो प्रकार माने जाते हैं। एक तो होता है द्रव्यवाचक, और एक होता है समूहवाचक। अब देखिए आप, हम एक एक को लेंगे और विस्तार के साथ यहाँ पर इनका अध्ययन करेंगे। जैसे जो प्रथम संज्ञा है व्यक्तिवाचक, इसके बारे में जानो आप। वह संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध हो। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध हो, वहां पर संज्ञा कौन सी होगी? वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे राम, मोहन, सोहन, रमेश, हिमालय पर्वत, नक्की झील,
ठीक है। इस तरह से विशेष जगह का नाम भी आया, विशेष व्यक्ति का नाम भी आया, ठीक है। इसी तरह से विशेष स्थान का नाम भी आया। तो इस तरह से जिन चीजों का नाम होता है वहां पर संज्ञा व्यक्तिवाचक होगी, ठीक है। और आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध न होकर, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध न होकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो, वहां पर संज्ञा कौन सी होगी? वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। इसके दो प्रकार माने जाते हैं, पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। द्रव का मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ, जैसे द्रव, धातु, ठीक है। पदार्थ एक तरह से कहा जाए तो लिक्विड चीजें, ठीक है, लिक्विड वस्तुएं, जैसे पानी, दूध, तेल, घी, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, लोहा, इस तरह के जो वस्तुएं होती है उनको द्रव्यवाचक के अंतर्गत गिना जाता है। उसके बाद देखिए आप समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है? समूह वाली चीजों का बोध होता है, जैसे परिवार। परिवार एक जो जॉइंट फैमिली होती है समूह के रूप में होती है, ठीक है। जैसे भीड़, कहीं पर भीड़ इकट्ठी है तो समूह के रूप में होती है। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है तो भीड़ के रूप में होता है। जैसे प्रजा, राजा के पास जो प्रजा होती है वो समूह के रूप में होती है। जैसे सेना, सेना के अंतर्गत सैनिक समूह के रूप में होते हैं। इस तरह से जो समूहवाचक संज्ञा है वो समूह शब्दों का बोध कराती है। उसके बाद आप देखिए आगे जो अगली संज्ञा है भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना होकर केवल किसका बोध होगा? केवल भावों का बोध होगा, जैसे घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, ठीक है। इस तरह के जो फीलिंग्स होती है, जो जिनको हम फील करते हैं, जो एहसास होते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? उनमें भाववाचक संज्ञाएं विद्यमान होती है। तो आइए हम आगे एक एक को विस्तार के साथ पढ़ते हैं। पहली संज्ञा जो हमारी है व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होती है जहां पर किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध हो, वहां पर संज्ञा कौन सी होगी? वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे आप देखिए राम, भरत, सीता, कल्पना, ठीक है। मैंने यहाँ पे विशेष व्यक्तियों का नाम लिया है, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे हिमालय कर सकते हो, ठीक है। ऐसे गंगा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हिमालय ये पर्वत है एक, ठीक है। गंगा एक नदी है, लेकिन यहाँ पर विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का हमको यहाँ पर बोध कराना है, ठीक है। जैसे आप देखिए आगे स्त्री पुरुषों के नाम, ठीक है। तो स्त्री पुरुषों के नाम अगर मैं कहूँ तो कहूँ कि स्त्री में संज्ञा कौन सी है तो कौन सी होगी? जातिवाचक होगी, क्योंकि और पुरुषों में कौन सी होगी? पुरुषों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर हम स्त्री और पुरुषों के नाम के बारे में जाने तो जो इनके नाम होंगे उनमें संज्ञा हमेशा व्यक्तिवाचक आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप स्त्री पुरुषों के नाम, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ सोहन, राधा, मनोज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शब्द लिखे सोहन, राधा, मनोज, तो इनमें संज्ञा कौन सी है? इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसी तरह नदियां, नदियों के नाम जैसे पार्वती, चंबल, बनास, ठीक है, और सोम, ठीक है। ये नदियों के नाम है। तो मैंने यहाँ पे नदियों के नाम लिखे हैं। तो जो नदियों के मैंने नाम लिखे हैं तो इनमें संज्ञा कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैं पूछूं नदी में संज्ञा कौन सी है तो जातिवाचक, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना होकर इनकी संपूर्ण जाति का बोध होता हो। क्योंकि इतनी सारी नदियों का संग्रह है भारत के अंदर, लेकिन सारी नदियों का एक शब्द में अगर हम समूह बनाए तो संपूर्ण जाति का, संपूर्ण जाति की जो नदियां हैं वो जो अपने नाम से विद्यमान है वो नदी के अंतर्गत पूरी तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो आगे देखिए पर्वतों के नाम। पर्वत भी होते हैं जैसे हिमालय, कराकोरम, कई पर्वत होते हैं। आगे देखो नहरों के नाम, जैसे सुएज नहर, पनामा नहर, ठीक है।
आगे देखिए चौराहों के नाम, जैसे इंडिया गेट, ठीक है। उसके बाद आप कहीं के भी, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ उस चौराहे का नाम लिख सकते हो। जैसे हम छपरा के निवासी हैं तो हम छपरा के चौराहों का नाम लिख सकते हैं। ईदगाह चौराहा, तो इस तरह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी समाप्त होती है। अगर आपको इस संज्ञा के अंतर्गत कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, हम आपको जरूर बताएंगे। तो आगे देखिए, जो अगला हमारा जो संज्ञा का प्रकार है उसको देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष स्थान का बोध न होकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध होता हो, वहां पर संज्ञा कौन सी होती है? वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने लिखा, बोला आपसे, सीता, रीता, सावित्री, राधा, ये सब में संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक। लेकिन सभी की जाति क्या है? सब एक लड़की है, ठीक है। तो ये लड़की शब्द क्या है? ये जातिवाचक है। जैसे मैंने बोला आपसे, राम, मनोज, सुंदर, राहुल, तो ये सब क्या है? सबके अलग अलग नाम है तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन संपूर्ण जाति को अगर इनकी कहें तो ये सब क्या है? लड़के हैं। अब लड़के किस में आएगा? लड़के शब्द आएगा जातिवाचक के अंतर्गत, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए, लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, सड़क, नहर, पत्रिका। पत्रिका, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह के पत्रिकाएं होती है। तो अलग अलग नाम हो गए तो व्यक्तिवाचक हो गई, बाकी अगर पत्रिका कहें तो जातिवाचक हो गई, ठीक है। उसी तरह नहर देखिए, नहर, सुएज नहर, पनामा नहर। सड़क देखिए, सड़कें आपने सुनी होगी। परिवहन टॉपिक आपने के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें आते हैं परिवहन में। पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के जो नाम होते हैं वो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए आगे, मोर, तोता, कबूतर, कौवा। अब आप देखते हो आपके आसपास का जो वातावरण है, कहीं मोर घूमते फिरते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है, तो हम उनको मोर ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जाति सूचक शब्द है। अगर आप मोर को घर पे पालो, जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, लेकिन उनकी एक अलग पहचान, अलग नाम देते हैं उनको, तो वहां पर वो संज्ञा उसमें व्यक्तिवाचक होगी। लेकिन सामान्य रूप से हम उनको कुत्ता और बिल्ली बोलेंगे, उस तरह हम मोर बोलेंगे, उस तरह तोता, कबूतर, कौवा। आगे देखिए रिश्तों के नाम, जैसे मामा, पापा, चाचा, दादा, ठीक है। इसी तरह से रिश्तों के नाम में पति, पत्नी, ठीक है, माता, पिता, ठीक है। तो इस तरह से ये रिश्तों के नाम है, ठीक है। तो जो रिश्तों के नाम होते हैं ये हमेशा ही जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आपके भी चाचा, मामा, बुआ, फूफा, जो भी रिश्ते होते हैं, आप उनको इस रिश्तों से बुलाते हो, इस नाम से बुलाते हो, हम भी बुलाते हैं, सभी भी इस तरह से बुलाते हैं। तो एक जाति सूचक शब्द बन गया, ठीक है। आगे देखिए पदों के नाम। अब पदों के नाम के अंतर्गत देखिए आप, जैसे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक पद का नाम है, क्या है? एक पद का नाम है। आगे देखिए मुख्यमंत्री, एक पद का नाम है, ठीक है। डीएम, जिला कलेक्टर को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उसका देखिए अध्यापक। तो आप इनको समझिए। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का जो पद है, पद का नाम हमेशा प्रधानमंत्री ही रहेगा, नित्य प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन जो कैंडिडेट प्रधानमंत्री की उपाधि धारण करता है वो हर 5 वर्ष के अंतर्गत बदलता रहता है। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री पद है ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, और जो इसको धारण करता है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। उसी तरह मुख्यमंत्री, उसी तरह से राष्ट्रपति, उसी तरह से अध्यापक। तो अध्यापक देखिए, अध्यापक जो शब्द है, अध्यापक सभी के लिए आता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी मास्टर लोग हैं उनको हम अध्यापक बोलते हैं। तो अध्यापक एक जातिवाचक शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन जो अध्यापक अगर कोई विशेष स्पेशल किसी का नाम हो, ठीक है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे रमेश जी गुरु, रमेश जी सर, ठीक है, उस तरह से वो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उस तरह आगे देखिए वस्तुओं के नाम, जैसे चम्मच, कटोरी, आदि इत्यादि। घरेलू बर्तन है तो आपके ना।
तो जो इस चम्मच है, कटोरी है, ये भी एक किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि चम्मच बहुत सारी होती है। ठीक है, सबके घरों में चम्मच मिलेगी आपको, कटोरी कटोरी भी आपको सभी जगह मिलेगी। ठीक है, तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे देखिए आप, विशेष अर्थ की तुलना में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर है। ठीक है, तो हाथी, गाय, घोड़ा, तोता, मैंने यहाँ पे लिखा है हाथी, गाय, घोड़ा, तोता, इस जो चार शब्द हैं, ये चारों शब्द जातिवाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर कई हाथी हैं, हम उनको हाथी ही बोलते हैं। ठीक है, अगर स्पेशल किसी का नाम हो तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसी तरह देखिए गाय, घोड़ा, तोता, ये हमारे आसपास के वातावरण में और कई चीजें, कई जो पशु है वो हमारे घरों में पाए जाते हैं। तो देखिए जैसे मैंने हाथी लिखा है यहाँ पे, हाथी, अगर मैं इसको व्यक्तिवाचक के अंतर्गत बदलूं तो राम प्रसाद हाथी, क्योंकि देखिए आप, जो कछुआ वंश का जो मानसिक था, मानसिक कछुआ, उसके शासनकाल में राम प्रसाद हाथी का वर्णन आया था। एक हाथी था उस समय जिसका नाम क्या था? राम प्रसाद था। तो अगर हम हाथी को राम प्रसाद हाथी बोले तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और डायरेक्ट हाथी बोले तो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। उसी तरह देखिए गाय, गाय मूल रूप से जातिवाचक शब्द है, क्योंकि गाय सभी जगह पाई जाती है, हम सब उसको गाय बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग किस्म की गाय भी पाई जाती है। जब उनकी किस्म, उनके अलग अलग नाम आएंगे तो वहां पर गाय का जो रूप होगा वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो आप देखिए गाय का जो रूप है, तो यहाँ पे गाय जैसे कामधेनु, कामधेनु गाय। ठीक है, उस तरह देखिए घोड़ा, घोड़ा एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन अगर घोड़े को व्यक्तिवाचक के अंतर्गत हम बदले तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में सन 1576 के आसपास जो उनके पास एक घोड़ा था, उनका नाम था चेतक। तो हम यहाँ पे अगर चेतक लिखे, चेतक घोड़ा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिए तोता, रानी पद्मिनी के समय जिसकी सुंदरता का वर्णन इसने किया था, किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। तो जो उस टाइम जो तोता था, उनके शासनकाल में उसका जो नाम था हीरामन। हीरामन, जब हीरामन तोता हम यहाँ लिखेंगे तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत बदल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जातिवाचक शब्दों को किस तरह से व्यक्तिवाचक में बदला जा सकता है मैंने आपको ये बता दिया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। संज्ञा के अंतर्गत पहला प्रकार व्यक्तिवाचक पढ़ लिया है, उसके बाद जातिवाचक में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, केवल इसके जो दो भेद होते हैं वो बाकी रह गए। इसके बाद जो मैटर बचा है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हम निश्चित रूप से आपकी कमेंट को देखते हुए सुधार करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।